द्वितीय विज्ञान पदवी की कक्षा के लिए आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग आधुनिक कथा साहित्य के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर राजेंद्र यादव जी की कहानी मेहमान की चर्चा कर रहे थे। हमने कहानी की शुरुआत भी की थी। उस वक्त हम इस बात की विस्तृत चर्चा कर रहे थे कि मध्यवर्गीय हीन ग्रंथ शिकार आदमी की मनस्थिति क्या होती है। मूलतः राजेंद्र यादव जी को यही बताना था। इसे उन्होंने अपनी कहानी मेहमान के माध्यम से विस्तृत चर्चा की। हमने देखा था कि मनोवैज्ञानिक तथ्य ही प्रस्तुत कहानी की वस्तु है। मनोवैज्ञानिक तथ्य ही प्रस्तुत कहानी की वस्तु है। ये एक हीन ग्रंथि के शिकार आदमी की मनस्थिति प्रस्तुत कहानी के केंद्र में है। उसे अपना सब कुछ हीन लगता है, यह इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का परिणाम है। उसे अपना सब कुछ हीन लगता है, भद्दा लगता है, और अपने घर में आने वाले जो व्यक्ति हैं, सुबह से ही उनके सिर पर यह तनाव सवार था कि वे आएंगे। वे जो महाशय आने वाले थे और उनके प्रति हमारे कथानायक के मन में यह भाव था। इस भाव को हम हीन ग्रंथि के शिकार आदमी की कथा कहते हैं। यादव जी, राजेंद्र यादव जी यह बताना चाहते हैं, असल में साहित्य समाज का दर्पण है। व्यक्ति की मनस्थिति का परिचय भी कराया जाता है, समाज की मनस्थिति का परिचय भी कराया जाता है। समाज का चित्र, व्यक्ति का चित्र, व्यक्ति की तस्वीर सबको कथाकार अथवा साहित्यकार अपनी रचना के माध्यम से बताता है। इसलिए हर रचना समाजमुखी होती है। हर रचना समाजमुखी होती है। समाज का पूरा चित्र व्यक्त करने में, प्रतिबिंबित करने में वह रचना सफल होती है। यहाँ भी मध्यवर्गीय हीन ग्रंथि का शिकार नायक सोच रहा है कि उसके घर में जो कुछ है यह सभी भद्दा है, असुंदर है, और मेरा अपना सब कुछ असुंदर है, उनका अपना सब कुछ सुंदर है, और वे तो बहुत बड़े आदमी हैं, वे हमारे घर में आएंगे, आ गए, यही उनकी मन की स्थिति है। इसलिए एक मध्यवर्गीय व्यक्ति की भीतरी हलचल, साथ साथ उसकी आत्मशंकाओं का चित्रण प्रस्तुत कहानी में हम देखते हैं। हमने देखा था कि वे आएंगे, यही तनाव हमारे कथानायक के मन में सुबह से ही सवार था। लेकिन जब वे आ गए, इन्हें पता ही नहीं था कि वे कैसे आ गए। पैदल के सहारे, सवारी गाड़ी के सहारे, अथवा खुद अपनी कार में आ गए, इसका पता नहीं है। लेकिन आ गए, दरवाजा खटखटाने की जो आवाज उन्हें लगती है, ऐसा लगता है उन्हें, आवाज आई, इस प्रकार वह सोचता है। तब उन्हें लगता है वे कैसे आ गए। इस प्रकार एक प्रकार की अशांति, एक प्रकार का क्या करूं क्या ना करूं, इस दुविधा में है कथानायक। उसका मनोवैज्ञानिक तथ्य इधर है। हम देख रहे थे कि जैसे वे आ गए, लेकिन पत्नी, उसका नाम था पुष्पा, कथानायक जो मध्यवर्गीय हीन ग्रंथि का शिकार आदमी, उसकी पत्नी का नाम है पुष्पा। पुष्पा अंदर अपने इस रसोई घर में अपना काम कर रहे थे। जब रसोई घर में अपना काम कर रही थी, बाहर हमारे कथानायक थे और वे भी आ गए थे, और उनसे बातें करने के लिए पत्नी पुष्पा नहीं आई। वह ऐसी ही
स्त्री है, इस प्रकार अपनी पत्नी के प्रति भी वह सोचता रहा। वह सोच रहा था कि स्टोव इत्यादि की आवाज पैदा करके वह मतलब वह का अर्थ है अपनी पत्नी पुष्पा ऐसा भाव दिखाती है जैसे बाहरी दुनिया के इसे कुछ पता ही नहीं। इस कमबख्त को एहसास ही नहीं है कि हमारे यहाँ कितना बड़ा आदमी आ गया है। फिर उसे आए हुए आदमी बहुत बड़े आदमी है, मैं तो छोटा हूँ और मेरा कुछ भी नहीं है, उनका सब कुछ है। यह भाव उन्हें क्षण क्षण में सता रहा है। क्षण क्षण में उन्हें यह सता रहा है कि मेरा कुछ भी नहीं है, उनका अपना सब कुछ है। मैंने बैठक को बड़े ढंग से सजाया था, इसकी चर्चा करनी है। जैसे वे आने वाले हैं बड़े आदमी मेरे घर में, इसलिए अपने बैठक को अलंकृत करके उन्हें संतुष्ट कराने के और उनके मुंह से प्रशंसा सुनने की इच्छा थी हमारे कथानायक को। इसलिए घर के बैठक को व्यवस्थित ढंग से सजाया था। सारी व्यवस्था उलट पलट करने के द्वारा ऐसी कोशिश थी कि बैठकर सारे दिन उठने बैठने सोने की जगह न लगे और आभास हो जैसे उनकी तरह के मेहमानों के लिए रखा गया स्वतंत्र कमरा। यथा संभव अपने कमरे को इस व्यवस्थित सुंदर सजे हुए कमरे के रूप में दिखाने का प्रयत्न कथानायक का है, इसलिए वह ऐसे ही कोशिश में है। इसका उपयोग हमेशा नहीं होता। गद्दियों के कवर पर्दे सब बदल दिए गए थे। घर में जो कुछ है इन्हें बदलने के द्वारा अपने घर को, घर की व्यवस्था को सुंदर दिखलाने की कोशिश। मेज पर घड़ी और किताबें रख दी गई थी। इस प्रकार का परिवर्तन घर में हुआ था। ये किताबें अभी तक चारपाई के नीचे बंदी धूल कर रही थी। कुछ कई किताबें, नई किताबें मांग लाया गया था। पुरानी में से चुनकर निकाली गई थी कुछ किताबें बीए में पढ़ी। गोल्डन ट्रेजरी और रस्किन के निबंध मुझे मेज पर रखने लायक लगने लगे। इस प्रकार लगना मानसिक स्थिति कथानायक की, और उसे ऐसा लगने लगा का अर्थ है अपने बारे में भी उसे ऐसा लगने लगा और आने वाले जो लोग हैं, आए हुए जो हैं, उनके बारे में भी उन्हें ऐसा लगना लगा। इस प्रकार लगने के परिणाम स्वरूप उसकी जो मानसिक समस्या है इसका पूरा चित्र लेखक व्यक्त करते हैं और कहते हैं यह मध्यवर्गीय हीन ग्रंथि के शिकार आदमी की समस्या है, मनस्थिति है, और उसकी ऐसी अस्वस्थ मनस्थिति के कारण से घर भर अशांति है और वह भी अशांत है और घर में भी अशांति का वातावरण है। पीछे का कारण उसकी अपनी समस्या है। पेन, स्वान इंक, कुछ पत्रिकाएं, फल फूल खिले कांच का गोल पेपरवेट सभी झाड़ पहुंच कर लगे थे। जो बड़े आदमी आए हैं उन्हें सभी दिखानी है और दिखाने के लिए इन्हें सब कुछ झाड़ पहुंच कर उन्होंने रखा था। हर चीज के वे हिस्से छिपा दिए थे जो खुद फूहड़ लगते थे। आज का अखबार बड़े ढंग से मेज पर रख दिया गया था। आज का जो अखबार है उसे व्यवस्थित रूप में रखने का प्रयत्न किया था। पढ़ते पढ़ते ही मैं दरवाजा खोलने लगा। किसी गंभीर लेखक की मोटी सी किताब वो मेज पर डाल दी और मुझे लगा रात को मैं इसका अध्ययन कर रहा था। रबर वाले स्लीपर बेल लापरवाही से मेज के नीचे व्यवस्थित कर दिए गए थे। मेरा सारा घर उन जैसे बड़े मेहमान के लायक भले ही ना हो। फिर उसकी मनस्थिति का पता चलता है हमें। वह सोचता है, उसे लगने लगता है मेरा सारा घर उन जैसे बड़े मेहमान के लायक भले ना हो, मगर मैं ऊंचे मूल्यों में संतोष खोजने वाला व्यक्ति, या प्रभाव में उन पर डालना चाहता था, अपना प्रभाव उन पर डालना चाहता था। यद्यपि मैं मध्य वर्ग का हो सकता हूँ, लेकिन मुझे उस उच्च वर्गीय आदत भली लगती है, अच्छी लगती है। मैं यह आदत चाहता हूँ और उसी प्रकार अपने को बदलने की कोशिश करता हूँ। उसे दिखाने का जो प्रयत्न है मध्यवर्गीय हो जाने के बावजूद भी उच्च वर्गीय दिखाने की लत है कथानायक को, और यही उसकी मनस्थिति है और इसका परिणाम वह भुगत रहा है। वे संतोष और हल्की थकावट से आकर कुर्सी पर बैठ गए। वे मतलब जो गेस्ट आए थे, मेहमान,
वे संतोष के साथ कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने बड़े आराम से दोनों पांव ऊपर समेटे लिए और मुझे बेचैनी होने लगी कि पुष्पा अभी तक क्यों नहीं आ रही। फिर वह पुष्पा के बारे में सोचने लगे। पुष्पा अंदर है, उसे बाहरी दुनिया का पता ही नहीं है। असल में वह जैसे कि तैसी थी, उसे उसमें वह तनाव नहीं था, वह मामूली ढंग की थी। लेकिन हमारा कथानायक जो अस्वस्थ मन का था, अस्वस्थ मन के होने के कारण से, हीन ग्रंथि का शिकार होने के कारण से वह ऐसा सोचता है। इसलिए पुष्पा अभी तक नहीं आई, यह उसकी चिंता है। मुझे अपनी बैठक, मेज, कुर्सियां, सारा घर बहुत ही बेकार और साधारण लगने लगा। अपने बैठक को, अपने मेज कुर्सियों को, पूरे घर को व्यवस्थित सुंदर दिखाने का प्रयत्न तक किया था उसने और सभी तैयारी हुई थी। लेकिन अब फिर घर की ओर नजर डालता है तो उसे लगने लगता है सब बेकार है, साधारण है। उसे यह भी लगता है कि आज मेरा जो घर है, इस घर की जो व्यवस्था है सजी हुई, यह व्यवस्था हमारे जो घर में जो आज आए हुए हैं उनके नौकर के घर में ऐसी व्यवस्था हो सकती है। फिर वह सोचने लगता है चाहे कुछ कर लो, या घर एक फटीचर क्लर्क का घर लगता है। कथानायक मध्यवर्गीय क्लर्क की दुनिया का आदमी है। मध्यवर्गीय क्लर्क की दुनिया का आदमी होने के कारण से वह ऐसा सोचता है मेरा घर फटीचर का घर, एक क्लर्क का घर है और मैं जो कुछ काया पलट करूं, बदलने की कोशिश करूं, तो भी मेरा घर बेकार है, असुंदर है। लेकिन उनका सब कुछ सुंदर है। जैसे सम्मानित मेहमान के लायक बिल्कुल भी नहीं। यह अनुभूति मुझे उनके भीतर कदम रखते ही होने लगी। उनके भीतर कदम रखते ही, जैसे वे जो गेस्ट आए थे, मेहमान आए थे, वे आए थे और उनके भीतर कदम रखते ही उन्हें लगने लगा कि सब कुछ बेकार है मेरा अपना। हालांकि हफ्तों में मैं अपने मन को भी समझा रहा था कि जैसे बेकार सब कुछ मैं सोच रहा हूँ, वैसा सब मिलाकर शायद नहीं है। हमारे कथानायक की जो मानसिक समस्या है, दुविधा है, वह सोचता है मैं जो कुछ सोच रहा हूँ मेरे मन में, मेरे प्रति, अपने घर के प्रति, अपने घर के वातावरण के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति जो कुछ लग रहा है यह सभी बेकार है। ऐसा नहीं है, मैं मध्य वर्ग का नहीं, उच्च हद तक मैं भी उच्च वर्ग का हूँ से लगता है। अपने इस हीन ग्रंथि के शिकार भाव को वह रोकने का, दबने का प्रयत्न करता है। यह अच्छी कोशिश है, लेकिन फिर जीत उसकी उस हीन ग्रंथि की ही होती है। जीत तो उस हीन ग्रंथि की ही होती है। इस ग्रंथि का शिकार होने के कारण से वह अपने मन को समझाना चाहता है ऐसा बेकार भाव मेरे मन में नहीं आना है, लेकिन रोकने का प्रयत्न है, फिर वही भाव आता है। जैसा कि वैसा सब मिलाकर शायद नहीं है। फिर बड़े लोग दूसरों की मजबूरियां समझते हैं, वह ऐसा भी समझता है जो आने वाले हैं, जो आ गए हैं, वे बड़े आदमी हैं और मजबूरियां समझते हैं। ऐसी छोटी मोटी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अब लगा इन कुर्सियों को तो इनके घर के ईंधन के काम में लिया जाता होगा। फिर उसकी या हीन ग्रंथि का भाव यहाँ तक सवार है कि उसके मन पर सवार है कि वह सोचता है कुर्सियों के, इनके घर में आज जो कुछ कुर्सियां हैं, कुर्सियों को तो इनके घर के ईंधन के काम में, मेहमान के घर के जो नौकर हैं वे नौकर अपने घर में ईंधन के रूप में ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे घर में यह कुर्सी है और ऐसी कुर्सियों को वे नौकर भी अपने घर में ईंधन का काम में कराते हैं। हालांकि फौरन ही मैंने अपने को सुधार लिया, अपने मन को रोकने का, मन में आने वाले जो भाव है इन भावों को रोकने का प्रयत्न जारी है। लेकिन प्रयत्न जारी होने के बावजूद भी अच्छी बात है, लेकिन वह शिकार है इन ग्रंथि का, इसलिए उस भाव पर जीत हासिल करने की ताकत कथानायक को नहीं है। भाव पर जीत हासिल करने की ताकत नहीं होने के कारण से वह संत्रस्त है, वह त्रस्त है और परिवार भी त्रस्त है। इनके यहाँ ईंधन थोड़े ही चलता होगा, फिर वह सोचता है इनके घर में गैस आदि हो सकता है, गैस वगैरह हो सकता है, ईंधन थोड़े ही होगा, बिजली और गैस के नए नए से साधन होंगे उनके घर में। वे तो
उच्च वर्गीय है ना, बड़े आदमी है ना, इसलिए उनके घर में ईंधन तो छोड़ दीजिए, बिजली गैस के नए नए से साधन हो सकते, उपकरण हो सकते, लेकिन निश्चय से पर्द और मेजपोश से इनके यहाँ फर्श पहुंचे जाते होंगे। मेरे घर में जो मोजपोश रखे गए हैं, मेजपोश रखे गए हैं, ऐसे मेजपोश उनके घर में झाड़ू पहुंचने के लिए, फर्श पहुंचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता होगा, ऐसा वह अनुमान लगाता है। कुल मिला के उसे यही भाव सता रहा है, इस भाव का शिकार है, इन ग्रंथि का शिकार है, और वह भी अशांत है, घर भी अशांत है। ऐसी अशांति के पीछे के कारण से कहानी आगे बढ़ती है, और कहानी यह दर्शाती है कि हमारे समाज में ऐसे लाखों लोग हो सकते हैं, दुनिया में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हो सकते हैं, ऐसे भाव के शिकार हैं। आगे बढ़ेंगे। या इनकी महानता ही है कि ऐसे आराम और बेतकल्लुफी से आकर बैठ गए हैं। घर में जो कुछ आ गए हैं वे बहुत बड़े हैं, या उनकी महानता है, वे आराम से बैठ गए। मैं मात्र ऐसा सोच रहा हूँ, मेरे प्रति उनके हृदय में सद्भाव है, मन में सद्भाव है, मुझे ऐसे नहीं सोचना है, ऐसे वो अपने मन में आने वाले भाव को रोकने का प्रयत्न करता है हमारा कथानायक। मैं अपनी बेचैनी छिपाने के लिए एक बार बालकनी में घुस आया, व्यर्थ बड़ी दिया सलाई की सींग को बाहर फेंक दिया। बेचैनी छिपाने के लिए बाहर घुमाया, अशांत मन है, इस अशांति से मुक्त होने के लिए बाहर घूम के आ गया, और आके थोड़ा मन को फ्रेश करने का प्रयत्न, ताजा करने का प्रयत्न उन्होंने किया। व्यर्थ पड़ी दिया सलाई की सींग को बाहर फेंक दिया। नीचे झांक कर देखा, मकान मालकिन बड़े बेहया ढंग से बैठी कपड़ों में साबुन लगा रही थी। मकान मालकिन के बारे में वह सोचता है, और इस मूर्ख को क्या पता था कि मेरे घर में इतने बड़े आदमी आ गए हैं। फिर वह सोचता है, इस मूर्ख को, मकान मालकिन को या पता ही नहीं है कि मेरे घर में इतने बड़े आ गए हैं, इतने बड़े आदमी आ गए हैं। बड़ा अपने को लाट साग लगाते हैं ये लोग। यहाँ गंदा मत करो, वहाँ कोयले मत कूटो, सीढ़ियों में चारपाइयाँ मत रखो, एक दिन किराया ना दो तो घर छोड़ने की धमकी। इस प्रकार मकान मालकिन के बारे में उसे ऐसा लगने लगता है। इस प्रकार हीन ग्रंथि का शिकार एक मनोरोग है, मानसिक अस्वस्थता का प्रकार है। इस मानसिक अस्वस्थता का परिणाम उस व्यक्ति पर भी, घर के बाकी परिवार के लोगों पर भी, अथवा पूरे घर पर भी यह परिणाम पड़ता है। तन्मूलक वातावरण अशांत रहता है। इस अशांत वातावरण को दिखलाने के लिए वह ऐसी बातें करते हैं, और यह परिचय कराते हैं, और समाज का चित्र रखते हैं, व्यक्ति का चित्र रखते हैं कि लोग ऐसे होते हैं, ऐसे लोगों के घर में समस्या ऐसी होती है। और व्यक्ति का चित्र रखना, समाज का चित्र रखना उच्च कोटि के साहित्य का अथवा उच्च कोटि के साहित्यकार का कर्तव्य होता है। कथाकार राजेंद्र यादव जी ऐसे चित्र को हमारे सामने रखने के द्वारा कहते हैं कि आदमी की मनस्थिति ऐसी होती है, और ऐसी मनस्थिति से युक्त आदमी के प्रति हमें सजग रहना है, जागरूक रहना है। व्यक्ति को जागरूक कराने का प्रयत्न, मध्यवर्गीय व्यक्ति को जागरूक कराने का, सजग कराने का प्रयत्न इस यथार्थ कहानी के माध्यम से हो रहा है। इसलिए यह सच्चे अर्थ की यह यथार्थ कहानी है। एक दिन किराया न दो तो घर छोड़ने की धमकी देती है वह मकान मालकिन। तुम्हारे जैसे 20 मकान खरीद कर फेंक देंगे ये साले, अपने स्कूटर की ऐसी सफाई करेंगे जैसे ऐरावत को नहला रहे हो। इनके पास दर्जन भर एक से एक खूबसूरत गाड़ियां हैं। मकान मालकिन के बारे में उनके अंदर जो कुछ विचार थे, इस विचार को हमारे कथानायक व्यक्त करते हैं, और स्कूटर को वे साफ करते रहते थे। इसे देखकर वे कथानायक सोचने लगे कि हमारे घर में जो आए हैं उनके घर में ऐसे दर्जनों गाड़ियां हो सकती है जो ऐरावत सदृश हैं, खूबसूरत गाड़ियां हैं, लेकिन वे अपना अहंकार नहीं दिखाते। लेकिन मकान मालकिन ऐसे प्रतिक्रिया करती है, और यह उसका विचार है। माफ कीजिए, मैं अभी आया, मैंने धीरे से कहा, डरते हुए चौके में चला गया। पुष्पा, तुम भी अजीब औरत हो,
पुष्पा की आवाज लगाता है, पुष्पा को आवाज करता है और पुकारने की कोशिश करता है। जल्ला कर गला भिंचे स्वर में मैंने उसे झिड़का, पत्नी को झिड़काना। वे आ गए हैं, तुमने अभी तक साड़ी भी नहीं बदली। शिकायत की आवाज, बात, पत्नी के प्रति शिकायत, पत्नी के प्रति थोड़ा सा क्रोध, आक्रोश या व्यक्त करता है। इस हीन ग्रंथि के शिकार जो आदमी होते हैं उन्हें बात विवाद पर क्रोध भी आता है। उस क्रोध को पालतू व्यक्ति पर, पालतू चीजों पर वह व्यक्त करता है। कथानायक वही करता है और झल्ला कर खाने लगता है, गला भिंचे स्वर में कहने लगता है, वे आ गए, तुमने अभी तक साड़ी नहीं बदली। आ गए, बस सरलता से सीधे से कहने लगी, आ गए। पहले तो वो चौंकी, फिर अपनी उसी व्यस्तता से बोली, अभी बदलती हूँ, चाय का पानी रख दूं। वह मामूली ढंग से कहने लगी। उसमें वह तनाव नहीं है, वह इस तनाव से युक्त उसके सिर पर यह तनाव बैठा हुआ था, हमारे हीन ग्रंथि के शिकार के मन पर। लेकिन इधर पत्नी पुष्पा मामूली सी है, वह कहने लगती है, अभी साड़ी बदल लूंगी, लेकिन क्या चाय का पानी रख दूं? लीजिए साहब, अब चाय का पानी रखा जाएगा। भीतर वे बैठे हैं और यहाँ अब चाय का पानी रखने की शुरुआत होगी। प्लेटों में मैंने मिठाई नमकीन पहले ही रख दिए थे। पत्नी कहने लगी, मैंने उन्हें खिलाने के लिए प्लेटों में नमकीन चीजों को रख दिए थे। उन्हें एक बार फिर से देखा मैंने, एक बार प्लेट में इस तरह फैला कर रख दिया, कम न लगे। हमारी कथानायक की मनस्थिति ऐसी है, उन्हें उनके जो कार्यकलाप हैं उन्हें देखकर हमें लगता है और सहानुभूति आती है उनके प्रति, और वह सोचने लगता है कुछ नमकीन चीज़ों को रखा था और कुछ कम लगने लगता है। फिर भी लग रहा था बेहद कम है, घर का दिवालियापन उजागर होता है। यदि कम दिया जाता तो घर का दिवालियापन उजागर होगा, ऐसा वह सोचता है। फल सुबह नाश्ते में दिए जाते हैं, वह सोचता सुबह नाश्ते में फल दिए जाते हैं। खाने में मुझे याद नहीं आ रहा था, अकेले बैठे हैं, ये बोझ से फिर मैं बैठक में लपक आया। बोझ है उनके सिर पर, इस बोझ के साथ एक हफ्ते से उसके सिर पर सवार था, वे आएंगे। और अब तो वह तनाव बढ़ता गया, क्षण क्षण में वह तनाव बढ़ता जाता है। और बैठक में लपकते हुए कथानायक आया। पलंग पोश आज ही संदूक से निकाल कर बिछाए थे। उनकी तहों वाले निशानों को देखकर कोई भी समझ सकता था कि ये रोज नहीं बिछाए जाते, ये जो पलंग पोश है रोज नहीं बिछाए जाते, आज लगता है आज ही उसे बिछाया गया। मैंने हाथ फेर कर सरवटें ठीक की, एक तरफ के छेद को सावधानी से दबा दिया, फिर भी संतोष नहीं हुआ। कुछ भी काया पलट करे, बदलाव लाए, फिर भी उसे लगता है कि कम ही है, संतोष नहीं है। वह असंतुष्ट आदमी है, असंतुष्ट आदमी है। कचोट लिए मैं बैठक में आ गया। वे अखबार फैलाकर कुछ देखने लगे थे। उन्हें तो देश विदेश की जानकारी रखनी होती है। जब वे अखबार देखने लगे, ध्यानने लगे, तो हमारे कथानायक समझने लगे कि उन्हें तो देश विदेश की जानकारी होती है, इसलिए वे हर दिन पेपर को ठीक प्रकार से, पत्रिका को, अखबार को ठीक प्रकार से पढ़ते हैं। ये एक निगाह में सारी परिस्थिति भांप जाते होंगे। हमारी तरह शुरू से आखिर तक पढ़कर भी बात समझ में न आने की शिकायत। देखिए, उन्हें अपने पर शिकायत है, पत्नी पर शिकायत है, बच्चे पर शिकायत है, और हमारी तरह सुबह से शाम तक हर पृष्ठ को, हर शब्द को पढ़ने के बावजूद भी हमें बात समझ में नहीं आती। उन्हें तो नजर डालने से ही पता चलता है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। इस प्रकार उस आए हुए आदमी के प्रति हमारा कथानायक सोचता है, उसे लगता है यह उसकी मनस्थिति है। ये एक निगाह में सारी परिस्थिति में वे भांपते हैं, समझ बैठते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी है, हमें समझ में नहीं आती ठीक प्रकार से पढ़ने के बावजूद भी। उनकी महत्वपूर्ण एकाग्रता में मैंने बाधा दिया है। वे पढ़ रहे थे, कंसंट्रेशन उस पढ़ने की ओर था, मैंने बाधा लगाई।
क्षमा कीजिए, भाव से मैं कुर्सी पर जरा सा टिककर बैठ गया, समझ में नहीं आया क्या बात करूं। आपको तकलीफ तो नहीं हुई? यही सवाल उस समय सूझा। बेवकूफ उसके लिए ट्रेन में बैठना जैसे अपने कमरे में बैठना है। तकलीफ काहे की? उन्होंने अखबार से सिर उठाया। मुझे सब आदत है, मुझे सब आदत है। सीधे से वे जो आए हुए थे ऐसा वे कहने लगे, लेकिन हमारे कथानायक का मन ऐसा है। यही चित्र है, मनोवैज्ञानिक वस्तु ही प्रस्तुत कहानी की प्रधान वस्तु। यहाँ उस तरह की सुविधाएं तो नहीं है। मैंने नम्रता से अपने और इस सारे घर के लिए माफी मांगी। यहाँ मतलब अपने घर में आपके लिए जो जो सुविधाएं चाहिए, यह सुविधाएं नहीं है, क्षमा कीजिए, माफ कीजिए, मेरे घर में ये सुविधाएं नहीं है कहने के द्वारा फिर अपने इस हीन भाव को वह दिखाता है। उसके हर वाक्य में वह हीन भाव देखने को मिलता है, दिखाई पड़ता है। क्या बातें करते हो, अपना ही घर है, सभी अपने अपने घर में ही रहते हैं। वे आत्मीयता से बोलने लगे, तुम मेरे लिए कुछ भी विशेष मत करो। वे कहने लगे, जी वो तो मैं जानता हूँ। मैंने हल्के संतोष से कहा, आप महान हैं। अंदर ही अंदर लेखक उनके बारे में सोचते रहे और कहने लगे, आप महान हैं, आप महान हैं, यह आपकी महानता है। मेरे प्रति ऐसी इस बातें करते हैं। बेचैनी से महसूस कर रहा हूँ, वे बिल्कुल भी ना कर रहे हो, सचमुच आराम से हो। मैं नीचे पैरों की तरफ देखने लगा। लो अभी तक मैं नंगे पाँव ही घूम रहा था, जाने क्या सोचेंगे। बौखलाहट एकदम कुर्सी के पास रखे, स्लीपर पहनने की इच्छा हुई, लेकिन बहुत साफ हो जाएगा। वे नंगे पाँव में चल रहे थे और जब उन्हें पता लगता मैं नंगे पाँव में चल रहा हूँ से फिर हीन भाव होने लगा। इसलिए उस स्लीपर पहनने की वो सोचता है, पहनने को मन लगता है। धीरे धीरे बेमालूम तरीके से पहनूंगा। उंगलियों और अंगूठों को ऊपर सरकाते हुए मैंने पूछा, आप नहाएंगे या मुंह हाथ धोएंगे? बात मुझे खुद बहुत बेवकूफ़ी की लगी। हो सकता है कि इस समय वे चाय ही पीते हो, कुछ ही पिलाना ही चाहिए था। सब कर लेंगे भाई, सब कर लेंगे। तनाव से युक्त थे हमारे कथानायक, लेकिन आए हुए जो मेहमान कहने लगे, सब कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। वे आत्मीयता से बोले, पुष्पा जी नहीं दिख रही, तुम्हारे एक आध बच्चा भी तो है ना। इस प्रकार वे तो मामूली तरफ से बोल रहे थे, पुष्पा अंदर है तो आपके बच्चे भी एक आध हो सकते हैं, वे किधर है। इस प्रकार वे जो आए हुए थे बातें करने लगे। इस प्रकार उन्हें लगता है और पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, बच्चा जिस स्कूल में जा रहा है उस स्कूल के प्रति और अपने घर की चीज़ों के प्रति, अपने घर के मालकिन के प्रति, सबके प्रति वह यह दिखलाता है कि इन सब के प्रति उसका मन क्या कहता है। उसका मन तो यही कहता है कि इन ग्रंथि का शिकार होने के कारण से सब कुछ हीन है, सब कुछ हीन है, सब कुछ तुच्छ है, कुछ भी नहीं है मेरे घर में। लेकिन उनके घर के नौकर के घर में भी इससे बढ़कर अच्छी सजी हुई व्यवस्था होती है, व्यवस्था हुई होगी। इस प्रकार वह सोचता है। आरंभ से अंत तक ये एक हीन ग्रंथि के शिकार की कथा इस कहानी की वस्तु है, इसे हम देख रहे हैं। और एक मध्यवर्गीय व्यक्ति की मनस्थिति की तस्वीर रखने के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहते हैं। मध्यवर्गीय घर की अशांति के पीछे का यह भी एक कारण है। हीन ग्रंथि इस हीन ग्रंथि का शिकार होने के कारण से ऐसा करता है। समाज में ऐसे लाखों, दुनिया में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हो सकते हैं और उनके कारण से वह घर अशांत हो सकता है। ऐसा चित्र रखने के माध्यम से वे सजग करते हैं, मध्यवर्गीय लोगों को, समाज के चित्र को रखते हैं। इसलिए सार्थक कथा है, सफल कथा है और समाजमुखी कथा है, यथार्थ कथा है। इस कथा के माध्यम से लेखक बहुत कुछ सुनाना चाहते हैं। आज के लिए यही पर समाप्त करेंगे। आने वाले क्लासों में फिर आगे बढ़ सकते हैं। आज के लिए यही रुकेंगे। नमस्कार, अगले क्लास में देख लेंगे।